लाइव। खुला ही नहीं हो गया। व्यूअर्स आ जाओ। अनिल जी एक आध मैसेज छोड़िए। इसकी वॉल्यूम वगैरह तो खुला है, तुम जाके देखो उस पे पेज पे। दो तीन लोग ही हैं, कुछ और लोग आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, ये पंखा बंद करो बेटा। शुरू करें क्या? अब मेरा मंच इज लाइव। अनिल जी आप हैं? रंजन साहब आप सुन रहे हो तो एक मैसेज डालिए। इस पे तो नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। आप इसमें लाइव भी दिख रहा है, इसलिए आप स्टार्ट कर लो। तो भैया बुंदेलखंड के सिनेमा वाले पेज पे सभी जनों को जयराम जी की राम राम। और कछु आदमी बड़े अबेर से आ रहे हैं, उनको बुलाते आओ चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मानस बात को सुन सकें, जब बात जान सकें। तो सभी को जयराम जी। और बुंदेलखंड के सिनेमा वाले पेज पे खिलाने हमें बुलाओ, खिलाने बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को, सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भैया हरो। तो बात आज होने के बुंदेलखंड के सिनेमा को उद्योग जो पेज आए, ये पे हम अपनो परिचय दे हैं आपको। और फिर बाद में हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के सिनेमा वाले पेज पे हम बुंदेलखंड के सिनेमा के बारे में बात करें। तो अब हम शुरू कर रहे। हम राजकुमार रायकवार सागर के आए और जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब से हमने नाटक करवो शुरू कर दो। तो
तो अभी हिंदी में हम बोलना शुरू करते हैं कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब पहला नाटक हमने मुकेश तिवारी जी के डायरेक्शन में किया था, युग प्रश्न। उसके बाद धीरे धीरे एक आदत लग गई थी कि नाटक करना है, अच्छा लगने लगा था। और कुछ और शहर में जो उस समय थिएटर ग्रुप्स हुआ करते थे उस समय, तो उसमें हमने 2 नाटक किए थे। एक तो चरपट गड़ई करो किया था जिसको राजेंद्र दुबे साहब ने लिखा था, और हो गओ भुंसारो, ये 2 बुंदेली नाटक हमने किए और जिसको रिछारिया जी ने लिखा था। बहुत उम्दा लिखते हैं राजेंद्र दुबे साहब और रिछारिया जी। तो ये 2 नाटक किए। उसके बाद चूँकि विश्वविद्यालय में एक कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का और जोनल लेवल का, तो उसमें एक नाटक उस समय तैयार हो रहा था, इंडिया गेट का मुकदमा। तो उस समय कीड़ा लग चुका था और लग रहा था कि नहीं अब एक्टिंग करना है, रंगमंच करना है। तो फिर इंडिया गेट का मुकदमा हमने किया और उसके बाद उसका शो पचमढ़ी में था। इंटर कॉलेज एक कंपटीशन होता है, उसमें हमें हमारी यूनिवर्सिटी को प्रथम पुरस्कार मिला और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसी दौरान मुकेश तिवारी जी, आशुतोष राणा जी और श्रीवर्धन जी, ये सब एनएसडी जा चुके थे। मतलब उसके बाद मुझे भी लगा कि मुझे भी एनएसडी जाना चाहिए। और गोविंद नामदेव जी उससे पहले एनएसडी पास आउट थे और वो सिनेमा में आना शुरू हो चुके थे। तो वो लग रहा था कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मैं एक्टिंग करता हूँ और एक कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। तो एनएसडी का फॉर्म भी हमने डाला था उस समय। और सबसे अच्छी बात थी कि बुंदेलखंड का जो अखाड़ा है, मार्शल आर्ट है, जो युद्ध शैली है, वो मेरे पिताजी ही वो संस्था चलाते हैं। तो बहुत सारे उनके शिष्य थे, वो आते थे तो बचपन से ही लाठी चलाना, तलवार चलाना और भाला चलाना, कटार चलाना, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था। और जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब तक बहुत अच्छा लाठी चलाने लगे थे वो सारी चीज़ें। और पूरे देश भर में प्रोग्राम भी उस समय चलते थे, सांस्कृतिक जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें हम लोग जाते थे, प्राइवेट कार्यक्रम होते हैं उनमें जाते थे। इस तरह से एक शुरुआत हो गई। इसी बीच एक ऑफर आया भोपाल से। हमारे गुरु श्री बंसी कौल साहब, उनको चरण स्पर्श है, उनका एक लेटर पिताजी के पास आया कि एक वर्कशॉप करनी है और मार्शल आर्ट की वर्कशॉप करना है। क्योंकि उस समय उनका एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, एक थॉट चल रहा था, एक कि विदुषी शैली पर वो काम कर रहे थे, जो एक अलग तरह की शैली थी पूरे देश के रंगमंच में, और अद्भुत शैली जिसको बोलना चाहिए। और उसमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जिसमें नट हों, तलवारबाजी हो, अखाड़ा हो, बहरूपिये हों, लोकनाट्य कलाकार, जिस अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश के गांव के कलाकार जो वहाँ आते थे, हम लोगों को चीज़ें। तो मैं उस वर्कशॉप में गया और उस समय एनएसडी से भी मेरे पास वो आ चुका था कि मेरा इंटरव्यू है। तो दादा से हमारी बात हुई, पहली मुलाकात थी बंसी दा से, और हमने उनसे बोला कि एनएसडी का फॉर्म डाला हुआ। तो उन्होंने बोला गुड, वेरी गुड, तुम एक्टिंग करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं नाटक करता हूँ। और उस समय प्योर बुंदेली ही बोलता था। और तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी कि बेटा इसको पढ़ो, राजकुमार इसको पढ़ो। तुम राजकुमार तो कम बोलते थे, राजू बोलते थे, तो राजू तुम इसको पढ़ो। तो मैंने वो होटल में उनको पढ़ना शुरू किया। तो शुरुआती दौर में तो कुछ समझ में नहीं आया, चेखव और इस तरीके की बुक्स कैसे आप चीज़ों को समझ लेंगे।
और फिर आते समय जब वो पूरा 1 महीने की वर्कशॉप हो गई तो फिर उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया कि रंग विदूषक एक रेपेटरी के रूप में काम करने जा रहा है, और अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहते हो एक्टिंग करना, तो तुम भोपाल आ जाओ। तो मैंने आगे घर पर बात की पिताजी से। पिताजी ने बोला ठीक है, दिल्ली जाने से अच्छा है दादा के पास चले जाओ, वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और एनएसडी भी पढ़ाने जाते हैं, वो वहीं से पास आउट हैं। बाबूजी ने मुझे सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा चलो वो उनके पास चले जाते हैं। तो फिर रंग विदूषक चला गया, और रंग विदूषक में लगातार 10 साल थिएटर किया, जम से थिएटर किया, डूब के थिएटर किया, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं था। तो और बहुत सारे टूर किए, 10-12 देशों की यात्राएं रंग विदूषक के साथ हुई, दादा के साथ हुई, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए वहाँ जाके थिएटर करने का, वहाँ के हॉल, वहाँ की लाइट्स और उन सारी चीज़ों को जाना, परखा, समझा। भोपाल में रंग विदूषक काम कर रहा था, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ ट्रेनिंग होती थी। हमारा शो भी एक ट्रेनिंग के रूप में ही होता था। ऐसे लगता था कि हम परफॉर्मेंस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं हम ट्रेंड भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, और लगातार 10 साल थिएटर किया, और उसके बाद रंग विदूषक से मैं बाहर निकला। इस बीच बहुत सारे गुरुजन हमारे बीच में आए। उन गुरुजनों को भी प्रणाम हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। प्रभात दा, अलखनंदन जी, आलोक भैया तो लगातार हमारे साथ रहे। बीच बीच में जब भी हमें ज़रूरत होती थी, आलोक भैया हमेशा खड़े हो जाते थे, और उन्होंने हमारी एक्टिंग के ऊपर, हमारी स्पीच के ऊपर बहुत काम किया। बीच में फिर संजय उपाध्याय जी आए, उनको भी प्रणाम है। वो आए, उन्होंने भी हमें म्यूज़िक और एक्टिंग को लेके पूरा 1 महीने में जो चीज़ें सिखाई वो बहुत काम आने वाली चीज़ें थी। अंजना दी तो आज तक हमारे साथ हैं। जब से हम रंग विदूषक में गए थे तब से जब हम निकले तब तक, और आज भी वो हमारे साथ हैं जब भी। और वो इतना अच्छा संगीत सिखाती हैं कि कल्पना से बाहर हम नहीं सीख पाए। ये बड़ा अजीब सा है, मैं कभी सुर में नहीं आ पाया। लेकिन कोरस में तो रफ़ी, किशोर सब फेल। अगर क्राउड में खड़ा हूँ, पीछे गाऊंगा तो प्रॉपर सुर में गा लेता हूँ। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जब रंग विदूषक से 1999 में निकला तो सीधा मुंबई चला गया कि नहीं सिनेमा में काम करेंगे। और मुंबई गया। वहाँ जब पहुँचा तो तीसरे ही दिन एक सेट पर गया। एक सीरियल उस समय DD1 पे चल रहा था, कदम चल रहा था। तो वहाँ जाके मिला लोगों से, और पता नहीं क्या था, उन्होंने बोला कि कल आ जाओ, कल तुम्हारे लिए एक रोल है और करना है। तो 5-6 डायलॉग्स थे, जाके वो कदम सीरियल किया। मतलब मेरे लिए मुंबई बहुत अच्छा था कि तीसरे दिन मैंने वहाँ शूटिंग की और कदम सीरियल किया। उसके बाद फिर वैसा भी होता है, कोई अपना सा बालाजी के कुछ सीरियल्स किए, फिर फिल्म की दिल है तुम्हारा, वैसा भी होता है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। और अनिल दुबे साहब जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक मेरे लिए एक वो बड़ा काम अनिल दुबे के डायरेक्शन में किया था, चलती रहे ज़िंदगी, जिसमें मैं एक डाकू का किरदार कर रहा था, गुर्रन डाकू का। वो बहुत सारे एपिसोड्स हमने किए थे अनिल जी के साथ। सो थैंक्स अनिल जी, और आपके डायरेक्शन में वो किए तो बहुत मज़ा आया था। इस तरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कभी कभी एक्टर की ज़िंदगी में एक अजीब स्थिति पैदा होती है कि मुझे पारिवारिक कारणों के कारण सागर वापस आना पड़ा। और फिर सागर जब आके देखा चारों तरफ, क्योंकि 15 साल घर की तरफ नहीं देखा था, सिर्फ रंगमंच ही चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि नहीं, परिवार को मेरी ज़रूरत है और मुझे सागर में रुकना चाहिए।
तो फिर मैं सागर रुक गया और यहाँ रंग प्रयोग संस्था को फिर हम हमारे साथियों ने उसको जन्म दिया, उसको बनाया। पहले उसका नाम अखाड़ा थिएटर ग्रुप रखा गया, फिर वो जमा नहीं तो फिर उसको रंग प्रयोग थिएटर ग्रुप किया गया, जिसमें राजेश शिल्पाचार्य थे, राजेश पंडित थे, राजेश पवार थे और भी हमारे बहुत सारे साथी ने सब ने मिलके एक संस्था का निर्माण किया और हम लोगों ने फिर नाटक करना शुरू किए। फिर एक 7 दिवसीय नाट्य समारोह हमने कर लिया उसी संस्था के नीचे, जिसमें एक लंबा और आइडिया नहीं था उस तरीके से, जब क्योंकि लंबे टाइम से शहर से बाहर था तो कि शहर की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्या हैं, मुझे लग रहा था कि नहीं हम 7 दिन का फेस्टिवल कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है, उसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि सारे दोस्तों लोगों को हमने बुलाया था। उसमें के.जी. त्रिवेदी जी थे, अलखदा का नाटक था, विवेचना का नाटक था। तो इस तरीके से 7 दिवसीय नाट्य समारोह किया और एक वो उसमें फंस गए पूरी तरीके से। कहीं से कुछ पैसा नहीं था, कोई टिकट खरीदने वाला नहीं था, तो पूरी टीम ने जो मेहनत की उस समय चौराहे चौराहे पे खड़े होकर टिकट बेचे, किसी तरह वो फेस्टिवल हम कर पाए। और करीबन उसमें बहुत लंबा लॉस मेरे पिताजी को हो गया था, उन्होंने हेल्प की थी, लेकिन जिद थिएटर की छूट नहीं सकती। तो फिर हमारी मुलाकात हमारे मित्र से हुई, उन्होंने अतुल यदुवंशी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया ग्रांट भी मिलती है और इस तरीके से। तो फिर कुछ फॉर्म वॉर्म भरे तो वो ग्रांट का सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर हमने लगातार वहाँ फेस्टिवल्स किए सागर के अंदर। 3 बड़े बड़े 1.5 साल के अंदर 6-6 महीने के अंदर 5-5 दिन के 3 फेस्टिवल हमने किए और अच्छा रिस्पांस था। अंधे नगरी चौपट राजा किया, पांचाली की शपथ की, ये रंग प्रयोग के नाटक थे। ब्रह्म राक्षस का नाई किया बच्चों को नाटक, ईदगाह किया जो जश्न बचपन में भी गए, पांचाली की शपथ भारंगम में भी गया। भारंगम में सैटेलाइट शो भी हमें मिला, जो मध्य प्रदेश में शायद पहली संस्था थी जिसका भारंगम में शो तो था ही, लेकिन सैटेलाइट शो भी हमें मिला। सो थैंक्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कि उन्होंने उस नाटक को सेलेक्ट किया। तो इस तरह ये थिएटर की एक शुरुआत हुई। लेकिन हमने बुंदेलखंड की संस्कृति को नहीं छोड़ा अपने नाटकों में, लगातार उसको मंच पर लेके आए। पांचाली की शपथ की थी, उसमें भी हमने बुंदेलखंड का जो स्वांग है, जो लोकनाट्य है, उसके कुछ एलिमेंट्स लिए वो डाले थे, क्योंकि धृतराष्ट्र का जो कैरेक्टर था वो पूरे नाटक को चलाता था एक सूत्रधार की तरह, और बाकायदा वो ही बुंदेली में बात करता था। और फिर धृतराष्ट्र जब कैरेक्टर में जाता था तो वो जो एक अपनी उस कविताओं वाली शैली थी उसमें बात करना शुरू कर देता था। तो इस तरह से ये पांचाली की शपथ हुआ। फिर हमने 10 दिन का अनशन किया। सुमन कुमार जी का नाट्य रूपांतरण था उसमें, और बहुत प्यारी सी कहानी थी। फिर उसको यहाँ हमने बुंदेली में नाट्य रूपांतरण कराया। ओम प्रकाश चौबे जी जो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, लिखते हैं, तो उन्होंने फिर उसका बुंदेली नाट्य रूपांतरण किया। फिर उसके गाने हमारे गांव में शंभू विश्वकर्मा जी हैं, वो बहुत अच्छे गाने लिखते हैं और 10-15 मिनट में ही एक गाना बना के दे देते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मतलब 10-10, 20-20 दिन नहीं लेते हैं जैसे फिल्मों के गानों में होता है, और उसकी धुन भी वो बना के दे देते हैं। तो 10 दिन का अनशन हुआ, उसके भी शोज हुए और पूरा लोकनाट्य में था। उसमें जो बाबा आता है वो पूरा बुंदेली नृत्य के साथ आता है, पूरे गीत उसमें चलता रहता है। और उसमें ढिमरियाई की टीम को हमने जोड़ा था जो कि थ्रू आउट मंच पर घूमती रहती है। उसके कॉस्ट्यूम को अलग तरह से पूरी तरह से डिज़ाइन कर दिया था कि किस तरह की उसकी कॉस्ट्यूम होगी। और जो उसका सेंटर कैरेक्टर कर रहे थे अश्विनी बलैया, नो डाउट उन्होंने बेहतरीन एक काम किया था। लेकिन एक आदमी को कभी नहीं भूला जा सकता, जीवन में नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने उसमें बाबा का कैरेक्टर किया था। वो आज
हमारे बीच नहीं हैं, दिलीप यादव, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक कर्मठ अभिनेता वो हमारी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। वो जहाँ भी रहें ईश्वर उनको खुश रखे, यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। तो वो नाटक हमेशा यादगार रहेगा, 10 दिन का अनशन, कमाल का नाटक और इन लोगों का कमाल का अभिनय। इस तरह लगातार नाटकों का करना, लगातार बुंदेली संस्कृति को उसमें लाना, क्योंकि बुंदेलखंड की संस्कृति बहुत रिच है, बहुत रिच है। इसको संरक्षण और संवर्धन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये नाटक का इतिहास है। अभी तक नाटक कर रहा हूँ। जब शुरू किया था तब मुकेश तिवारी जी से मैंने बोला था मैं नाटक नहीं करूँगा, और जब शुरू किया नाटक करना तो अब बोलता है नाटक ही करूँगा। अब मुझे लगता कि नाटक ही करना चाहिए। सो अभी तक रंग प्रयोग चल रहा है, कई वर्कशॉप्स किए हैं। उसके बीच सतीश दबे जी उज्जैन से हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट के ऊपर आके कार्यशाला की है। माधव बारिक छऊ के महारथी, वो 3-4 बार हमारे यहाँ क्लासेस करने आए हैं और उनका भी बड़ा योगदान है रंग प्रयोग के लिए। भूषण भट्ट साहब को भी नहीं भूला जा सकता, उनका योगदान भी है, क्योंकि उन्होंने पांचाली की शपथ का पूरा संगीत किया था, फिर एक नाटक भी डायरेक्ट किया था और लगातार 2 महीने यहाँ हमारे साथ रहे थे। चू चू चूहा करके एक बच्चों का नाटक किया था और बच्चों के नाटकों की शुरुआत हुई थी। उसके पहले ईदगाह तो हो ही गया था। तो रंग प्रयोग ने लगातार वर्कशॉप्स किए हैं और लगातार काम किया है। लगातार नाटकों के प्रदर्शन होते रहे हैं। कटनी में प्रदर्शन हुआ, दमोह में प्रदर्शन हुआ, भोपाल में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में हुए और अनेकों जगह जहाँ जहाँ हमें मौका मिला, जहाँ जहाँ हमें बुलाया गया, हमने जाके अपने नाटकों के प्रदर्शन किए हैं। सो इस तरीके से नाटक की ज़िंदगी अभी भी चल रही है। बीच बीच में कुछ सिनेमा भी हो जाता है। अभी हमारे शहर के लोगों ने, हमारे साथियों ने एक फिल्म बनाने की ज़िद की। हम तो महज एक्टर थे, उसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ। वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, फैमिली फर्स्ट, और अच्छी स्टोरी है और अभी सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी स्थितियाँ गड़बड़ चल रही हैं कोरोना काल में, सारी चीज़ें बंद हैं। स्टेज पर हम जा नहीं सकते, डांस हम कर नहीं सकते, अखाड़ा हम कर नहीं सकते, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम नहीं कर सकते। सो बड़ा विकट समय है, इस विकट को निकालना है हम सबको मिलके, आपको मिलके। सिनेमा भी नहीं हो रहा है, शूटिंग भी नहीं हो रही है। तो ये हमारे 32 साल का एक संक्षिप्त में एक परिचय है। कोई ऐसा मंच नहीं है रंग विदूषक के माध्यम से जहां हम ना गए हों। हम दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कश्मीर, कन्याकुमारी, लगातार शोज उन 10 सालों में हमने किए हैं। सिर्फ भागम भागी चल रही थी, सिर्फ शोज की भागम भागी चल रही थी, क्योंकि रंग विदूषक का पैटर्न अलग था, एक विदूष की शैली थी और एक तरह से वो पूरे देश के अंदर एक नया थॉट, एक नई चीज़ रंगमंच को लेके हमारे गुरुदेव लेके आए थे और उसमें हम सब लोग भागीदार थे, काम कर रहे थे, साथ में मिलके काम कर रहे थे। पूरे देश से वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, हमारे साथी हम लोग 25-26 लोग पूरे देश में अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए थे और एक जगह रहते थे और साथ में मिलके काम करते थे। आज जो कुछ भी हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तो मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बीवी बच्चे, इन सब का हाथ है, क्योंकि इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि ये नहीं करना। कैसी भी कंडीशन रही हो, कुछ भी रहा हो,
कितनी भी परेशानियां रही हों, ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। हमारा पूरा परिवार साथ चला। शुरुआत में जब हम भोपाल जा रहे थे तो हमारे दादाजी ज़रूर थोड़े से परेशान थे कि तुम घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या करना है। पिताजी बैंक में हैं, चाचा जी कोर्ट में हैं, मैं भी काम करता हूँ, सारे लोग काम करते थे, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक्टिंग करना है, उस सागर में तो संभव नहीं है। तो फिर मैं निकल गया था और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे कि ये रख लो। तो वो चीज़ें बड़ी यादगार हैं जीवन में। तो इस तरह से अब हम बात करें बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत की या संस्कृति की, तो सबसे पहले मैं मुंबई की तरफ जाता हूँ कि ये जो फिल्म बुंदेली फिल्म उद्योग की बात चल रही है, अगर ऐसा कोई उद्योग शुरू होने जा रहा है बुंदेलखंड में, तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। उन सब लोगों के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से इन चीज़ों को शुरू कराएं, क्योंकि बुंदेलखंड की अपार सांस्कृतिक संपदा उनका इंतज़ार कर रही है। बुंदेलखंड के सारे मजे हुए कलाकार उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लोग कलाकार उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ काम करो। प्रॉब्लम वहीं से शॉर्ट आउट हो सकती है कि फिल्म या सिनेमा हम अगर बनाते हैं तो रिलीज़ कैसे होगा, बिकेगा कैसा, ये बड़ी एक समस्या खड़ी होती है। तो इसके लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इसके चलते सिनेमा में या फिल्म में पैसे लगाने वाले थोड़े पीछे हटते हैं कि भैया फिल्म बना तो लोगे, लेकिन वो पर्दे पे आएगी कि नहीं, और किस तरीके की फिल्म आप बना रहे हैं। तो फिल्म तो छोटी बने या बड़ी बने या किसी भी तरह की बने, फिल्म तो फिल्म होती है, चाहे आप शॉर्ट फिल्म बनाएं चाहे बड़ी फिल्म बनाएं। तो इसकी तैयारी बहुत ज़ोर और शोर से करना पड़ेगी ताकि फिल्म बने तो रिलीज़ भी हो। तो उसमें पैसा लगाने वाले भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि सागर में नहीं है, सागर में भी आपको प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, पैसा लगाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस देने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड सिनेमा को लेके बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक अछूता नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के गोविंद नामदेव जी सागर से बिलोंग करते हैं, आप सिनेमा में उनको देखते हैं, एक बेहतरीन एक्टर। मुकेश तिवारी भैया, उनको भी आप लगातार देखते हैं, हिंदी फिल्म साउथ की फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त एक्टर वो भी हैं। आशुतोष राणा को भी आप जानते हैं, कमाल के एक्टर हैं, कमाल के वक्ता हैं, कमाल की बात करते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व है, आप उनको भी जानते हैं। और अभी गड़ाकोटा से हमारे यहाँ राजा गुरु भी हैं, जो बुंदेलखंड से जो लगातार सीरियल्स में आ रहे हैं, सावधान इंडिया और इसमें, और बेहतरीन अभिनय कर रहे हैं। और भी कलाकार मुंबई में इस वक्त बुंदेलखंड के हैं। तो बुंदेलखंड इस मामले में पीछे नहीं है, जितना उसका कल्चर रिच है उसका उतना अभिनय भी बहुत रिच है, यहाँ के एक्टरों में बहुत दम है। अब आते हैं हम थोड़ा सा बुंदेलखंड की तरफ। एक सिनेमा बनाने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो चीज़ें बुंदेलखंड में अवेलेबल है, पूरी तरह से अवेलेबल है। आपको एक शूटिंग के लिए बंगलो चाहिए, बंगलो है,
शूटिंग तो ऐसी होती ना, एक अच्छा घर हो, परिवार रह रहा, उसमें चल रही रोड सड़क, वो सब है। जंगल, हीरो और हीरोइन के गाने के लिए नदी, तालाब, वो भी यहाँ भरा पड़ा है, वहाँ कम है, यहाँ बहुत है। आप अगर सागर को सेंटर लेते हैं तो सागर से 200 किलोमीटर आपको मिल जाता है भोपाल। भोपाल तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं, फ्लाइट से आइए, उधर से 190-180 किलोमीटर सागर है। मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन हैं। इस तरफ खजुराहो चले जाइए, 200 किलोमीटर खजुराहो, जबलपुर चले जाइए, 200 किलोमीटर जबलपुर है, झांसी उतर जाइए, हर जगह एयरपोर्ट्स हैं। तो एक ये सुविधा तो है, कन्वेंस बहुत मेजर चीज़ होती है कि कैसे आप पहुंच रहे हैं, वहाँ जाने को जगह है कि नहीं, रोड हैं कि नहीं। तो अब तो खैर गांव-गांव में रोड हैं, आप कहीं भी अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। दूसरी चीज़, रहना सस्ता है, कन्वेंस सस्ता है, रहना सस्ता है, खाना सस्ता है बुंदेलखंड में, जो एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पैसा, फिल्म अच्छी बनाने के लिए पैसा को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस दिशा में यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो यहाँ बहुत गुंजाइश है। खजुराहो के मंदिर हैं, ओरछा मंदिर है, एरन का जंगल चले जाइए तो देखते ही बनता है। जलप्रपात हैं जहाँ आप शूट कर सकते हैं। पन्ना चले जाइए, पन्ना टाइगर रिवर है, अबचंद की गुफाएं हैं, गढ़पेरा है, सागर का तालाब है। ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं है कि तालाब होने से यहाँ शूटिंग हो जाए, एटमॉस्फियर बहुत अच्छा है। और उससे बड़ी चीज़ है कि सागर में आपको आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कलाकार बहुत अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी ज़रूरत है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्टर के लिए, टेक्नीशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, हमारे शहर में बहुत फ़ोन आ गया था, सॉरी। सिनेमा लोग बना रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे उनके पास अपने कैमरे हैं, वो छोटी छोटी शॉर्ट्स फिल्म बना रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपनी तकनीक को खोज रहे हैं और क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। अब खजुराहो की तरफ चले जाइए, वहाँ भी लोग फिल्म बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं। और अगर मुंबई से कुछ इस तरीके की चीज़ें कोशिश की जा रही है तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। अगर वो सारे लोग आते हैं यहाँ, अगर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम है। हमारे इन सारे जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं इनको भी एक मौका मिलेगा, कलाकारों को मौका मिलेगा। लोक कलाकारों का भंडार है। आपको डांसर्स चाहिए, डांसर्स मिलेंगे। आपको वेस्टर्न डांस चाहिए, वेस्टर्न डांस के ग्रुप्स हैं। आपको बधाई, बरेदी, राई के कलाकार, तो बहुत अद्भुत डांस करने वाले कलाकार हमारे शहर में हैं, बुंदेलखंड में हर जगह हैं। इस बुंदेली विरासत को वो संभाले हुए हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ शुरू होती हैं तो मुझे लगता उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको भी एक जगह मिलेगी जहाँ वो अपना काम दिखा सकेंगे। क्योंकि अभी अगर बुंदेलखंड का कल्चर है, संस्कृति है, ये अगर जिंदा है तो इन कलाकारों की अपनी दम, अपनी मेहनत पे ही जिंदा है। 2-4 प्रोग्राम करने से रोजी रोटी नहीं चलती, वो एक प्रोफेशन ना हो के शौकिया चीज़ें हो जाती हैं। और प्रोफेशन बहुत अलग चीज़ होती है, ये सिखाना भी ज़रूरी है। और ये जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे,
तकनीक पे बात करेंगे, कैमरे के एंगल से बात करेंगे, तब कुछ बात बन पाएगी। राजा बुंदेला साहब भी इस पेज से जुड़े हैं। उन्होंने वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो खजुराहो में हमेशा फेस्टिवल करते हैं, और एक बार तो ये बड़ा सौभाग्य की बात थी कि वो हमारा फेस्टिवल चल रहा था और वो आए और उन्होंने हमारा फेस्टिवल का नाटक देखा, और मुझसे बात भी हुई थी। फिर बीच बीच में उनसे मेरी बातचीत होती रही है। अभी लंबे टाइम से उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। अनिल दुबे साहब हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ करने की, लगातार हमारे टच में रहते हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी वो कुछ शुरू करें, तो उनके लिए तो वेलकम है वो। मैं तो चाहता हूँ हमारे मित्र हैं बहुत जल्दी आए, और कलाकार यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपको बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार वो सिनेमा कर लेंगे, प्रोफेशनल सिनेमा, तो फिर और ज़्यादा समझने में उनको टाइम नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने सेल्फ टीचिंग की है, सेल्फ से वोटे हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है उस तरीके से, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा चीज़ों को, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग उनको और बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बुंदेली फिल्म उद्योग सिनेमा यहाँ शुरू हो। आप टीकमगढ़ की तरफ चले जाइए, आपको बहुत सारे शूटिंग प्लेस ज़बरदस्त मिलेंगे। वहाँ भी कलाकारों की भरमार है। वहाँ भी संजय श्रीवास्तव लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं कलाकारों को रंगमंच के माध्यम से। आप दमोह चले जाइए, राजीव अयाची आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो भी अपने कलाकारों को लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, सिनेमा के हिसाब से भी और रंगमंच के हिसाब से भी। आप बसारी चले जाइए, वहाँ हिमालय फिल्म बना रहा है, बुंदेली फिल्में बना रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है। छतरपुर में रंगमंच चल रहा है, छतरपुर के लोग लगातार रंगमंच कर रहे हैं, वहाँ भी मंजे हुए कलाकार आपको मिलेंगे। मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। उनको थोड़ी सी मुझे लगता है कैमरा सब कर रहे हैं, सागर में भी सब कैमरा कर रहे हैं, दमोह में भी सब कैमरा कर रहे हैं, टीकमगढ़ में भी कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स फिल्म। लेकिन एक जो प्रोफेशनल जो एक कैमरा जो आपकी तरफ से सामने आएगा, उसका मजा कुछ दूसरा होगा। वो तकनीक, वो शिक्षा इन कलाकारों को एक अलग तरह के प्लेटफॉर्म पे ले जाके छोड़ेगी। आपको हीरोइन भी मिल जाएगी, हीरो भी मिल जाएंगे, विलन भी मिल जाएंगे। अभी बात अलग है कि एक हमेशा ये बोला जाता कि मुझे मुंबई से एक ले लूँगा जो जाना पहचाना चेहरा होगा। जब वो गया था तब भी वो जाना पहचाना नहीं था, किसी ना किसी ने तो लिया होगा, क्योंकि एक एक्टर आएगा, अपनी परफॉर्मेंस करेगा, तब ना लोग उसको पसंद करेंगे। ऐसे नहीं होता। पता चली इसके चलते वो एक्टर पिछड़ता जा रहा है, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, और अल्टीमेटली फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो फिर दूसरे काम करने लगता है। तो अगर किसी को मौका देना है तो प्रॉपर दो और उससे काम लो। अगर अच्छा काम करेगा तो आपकी फिल्म तो चलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। एक पैटर्न बन गया है कि नहीं, हमें एक सिनेमा बना रहे तो हम फला को ले लेते हैं। तो कभी कभी हम उस सिनेमा बनाने के चक्कर में एक फ्लॉप एक्टर को भी ले आते हैं जो मुंबई में नहीं चला। तो यहाँ अगर बुंदेली फिल्म बना रहे हैं तो वो फ्लॉप एक्टर आ गया तो बुंदेलखंड के आदमी इडियट थोड़ी हैं, या अदर स्टेट की कि भाई हम उसको ले आए और उसके चलते फिल्म चल जाए। ऐसा नहीं है। हम बुंदेलखंड के ही किसी एक लड़के को बढ़िया हीरो बना के उतार सकते हैं, जो भोजपुरी फिल्मों में हो रहा है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हो रहा है। वो ठीक है, बाद में एक्टर जाने लगे, वो अपनी जगह है।
लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को जिस बोली या भाषा में वो फिल्म बनाई जा रही है वहीं के लोगों को लें। इसको, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, है ना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि अभी मैं एक स्कूल में गया था भोपाल में। मैं मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल के साथ 1 महीने की वर्कशॉप कर रहा था। इस दौरान एक मधु इंस्टीट्यूट है, इसे क्या बोलते हैं, भोपाल में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। मधु एक बच्ची है जो उसको चला रही है, तो मैंने उधर भी क्लासेस ली। तो वहाँ भी जगह जगह से भैया, मुझे लगा कि मुझे यहाँ आके ट्रेनिंग लेना चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पढ़ाने गया था। और करीबन 12 दिन मैंने उधर पढ़ाया। और एक चिड़िया की कहानी थी जो सतीश दवे साहब से मैंने लिखवाई थी, वो बेसिकली MPSD के लिए लिखवाई थी, लेकिन कि उसको मार्शल आर्ट को उसमें कैसे डालें और एक परफॉर्मेंस बनाएं अखाड़े का। तो MPSD कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही, सो एनीवे, तो वो फिर वो कविता को मैंने उस इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ शुरू किया। लेकिन वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो बाकायदा और पूरे स्टूडेंट्स और मधु और सभी लोगों ने एक परंपरा वहाँ शुरू की है कि जो बेसिकली वो बुंदेलखंड में देखी जाती है। मैंने तो अधिकतर यहीं देखी कि आरती उतारना टीचर की, फिर उसका स्वागत करना, फिर क्लास में प्रवेश कराना। तो एक सांस्कृतिक परंपरा, एक फिल्म इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग दे रहा है उस तरह की परंपरा को लेके चल रहा है, तो दैट इज गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो एनीवे, उन बच्चों के साथ मैंने काम शुरू किया और वहाँ मैंने उन बच्चों के अंदर जो चीज़ें देखी, जो गाँव से आए हुए बच्चे थे, कुछ शहर के भी थे, कि उनके अंदर जो जुनून है, जो उनके अंदर काम करने की क्षमता है। आप यकीन जानिए, 12 दिन में एक बेहतरीन प्रस्तुति तैयार की गई। उन बच्चों की मेहनत थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उनको इधर खड़े होना, इधर करना है जो एक डायरेक्टर करता है, इधर कम बोलना, इधर ज़्यादा बोलना। कुछ क्लासेस उनके साथ की थी, फिर पूरा मार्शल आर्ट को यूज़ करके उसमें 12-15 मिनट की एक प्रस्तुति बनाई थी। और ये भी बहुत अच्छी बात थी कि आलोक भाई को हमने उसमें इनवाइट किया था और आलोक भाई ने वहाँ उसकी ओपनिंग कराई और वो हमारे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने उस प्रस्तुति को सराहा। तो मैंने कहा शायद कुछ अच्छा बन गया, कुछ अच्छा बन गया और बढ़िया बन गया है। तो ये बड़ी चीज़ मैंने वहाँ देखी। ऐसे ही मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल में जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे एक्चुअली, कि आप आके तकनीकी शिक्षा जो होते हैं, कलाकार तो होता है। मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ थिएटर करके आते हैं, कुछ 2 साल थिएटर करके आते हैं, कुछ 3 साल थिएटर करके आते हैं। फिर उनको जो वहाँ उन्होंने सीखा, लेकिन जब वो एक इंस्टीट्यूट में आते हैं वहाँ उनको बेसिकली जिसको बोलना चाहिए प्रोफेशनल थिएटर की ट्रेनिंग मिलती है। टीचर्स आते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो वो जुनून जो होता है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो जुनून ही उन एक्टर्स को आगे बढ़ने के लिए ले जाता है, आगे बढ़ाता है। कि वो सुबह उठते हैं, फिर योगा की क्लास है, फिर मार्शल आर्ट की क्लास है, फिर थांग टा की क्लास है, फिर नौटंकी की क्लास है, फिर राई की क्लास है, फिर डायरेक्टर आ गया उसकी क्लास है, फिर आलोक भैया क्लास ले रहा है। मतलब आपको 1 साल चैन नहीं है, आपको लगातार थिएटर करना है, लगातार रंगमंच करना है। और प्रोडक्शंस चल रहे हैं, गाना चल रहा है, आपको एक लाइट वाला सिखाने आ रहा है, लाइट सिखा रहा है। तो जब वो उधर से निकलता है तो कम से कम एक अपना अच्छा थिएटर कर लेता है, वो अपना एक नाटक कर लेता है बढ़िया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सीख के आया है। लेकिन जो लोग सीखने नहीं जा रहे हैं, जो अपने शहरों में हैं, वो सेल्फ से जो चीज़ें सीख रहे हैं, हो सकता है वो एंगल उनका बहुत अच्छा लगा है,
आपने आके बोला कि बस थोड़ा सा इतना सा बारीक इस तरफ और कर लो, तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं कि वो एंगल कैसे लगना है। तो ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट कभी मरता नहीं है, मार दिया जाता है। टैलेंट को हमेशा मारा जाता है, मरता नहीं है। टैलेंट हो तो आदमी निकल के जाता है। और अभी तो ये बहुत चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है कि किस तरीके से किसको ख़त्म किया जाए, इसके टैलेंट को ख़त्म किया जाए, इससे भी बचना है। तो बुंदेलखंड की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको हम सिनेमा में बहुत आराम से लेके आ सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम अगर बुंदेलखंड आ रहे हैं तो हम किस तरह का सिनेमा बनाएं, किस तरह की फिल्म बनाएं। भाई कमर्शियल फिल्म अलग होती है, लेकिन आर्ट मूवी अलग होती है। लेकिन गुलामी देखिए पूरी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, धर्मेंद्र साहब थे, पूरी राजस्थानी डायलेक्ट थी, बोली थी, लेकिन कॉमर्शियल फिल्म थी। तो क्या बुंदेलखंड के कलाकारों को लेके इस तरह की फिल्म का निर्माण नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है खूब किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। हम बेहतर से बेहतर आर्ट मूवी बना के दे सकते हैं बुंदेलखंड में, अच्छे से अच्छी मूवी बना के दे सकते हैं। हमारे पास गांव है, हमारे पास कलाकार हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पैदा होने से मृत्यु तक के गीत हैं। लेकिन ये गीत अगर ओरिजिनल बुंदेलखंड के हैं और उसको रखा जाता है तो इसमें किसी गीतकार का नाम नहीं जाना चाहिए, वो हो ही नहीं सकता। बुंदेलखंड में क्या, पूरे देश में, बुंदेलखंड में भी हैं कुछ लोग जो हमारे पारंपरिक गीतों को उठा के मुंबई में दे रहे हैं, और यहाँ जब सिनेमा में हम देखते हैं उनका नाम चलता है कि फला ने लिखा है। गलत बात है, बहुत गलत। बुंदेली लोकगीत की बात करो आप, कि बुंदेलखंड का लोकगीत है, आप धुन उठा लेते हैं, क्यों? वाई? नहीं उठाना चाहिए। ये हमारी लोक संस्कृति है, आप इस पे पैसा कैसे कमा सकते हैं? गलत ढंग है। आपको बहुत अच्छे गायक मिलेंगे, बहुत अच्छे लिखने वाले मिलेंगे, बस आप सिर्फ एक प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें, शिद्दत के साथ काम करें। आप देखेंगे कि आपको यहां क्या प्राप्त होता है। लोग बहुत अच्छे हैं, कहानियां, आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी जिन पे आप सिनेमा बना सकते हैं, क्योंकि लोक कहानियां तो बुंदेलखंड में भरी पड़ी हैं, जगह जगह भरी पड़ी हैं। कल्पना से बाहर है, थोड़ी सी खोजने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं, सब मिलके काम करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो एक बेड़िया जाति है, जो राई लोक नृत्य है, एक बेहतरीन मूवी उस पर बन सकती है। हमारे सागर के हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, जो निर्देशक भी हैं, एक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। उन्होंने एक सीरियल शुरू किया था, उन्होंने प्रकाश झा की फिल्म भी डायरेक्ट की, उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भी डायरेक्ट की। एक फिल्म और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक फिल्म और उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने बेड़नियों के ऊपर एक सीरियल शुरू किया था, उनकी परंपराओं के ऊपर एक सीरियल शुरू किया था, और उसकी टीआरपी हाइट पे चली गई थी।
लेकिन अचानक वो बंद हुआ। ये मुझे पता नहीं क्यों अचानक वो बंद हो गया। तो वो जो बेड़नी परंपरा है वो बड़ी अद्भुत है। वो उनका एक अलग गांव होता है, वो बेड़िया जाति से होती हैं और अद्भुत नृत्य करने वाली, अद्भुत नृत्य करने वाली। हमारे यहाँ उसको थोड़ा सा गलत मानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आ रहा है, क्योंकि हम जैसे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं वो कलाकार हैं। वो गलत नहीं है। हर आदमी के पेट में आग होती है और जब भूख लगती है तो उसको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। अगर कोई नृत्य करके आपका मनोरंजन कर रहा है, आपको खुश कर रहा है, तो वो गलत कैसे हो गया? गलत हमारी नजरें। हम इस नज़र से, जिस नज़र से जिसको देखेंगे हमें वही दिखेगा। हम इस नज़र से किसी को देखेंगे कि ये माँ है तो वो माँ है, ये बहन है तो बहन है, बीवी है तो बीवी है, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड है। आपके देखने का नज़रिया क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। वो परंपरा एक अद्भुत परंपरा है। उनका गांव अलग है, वो अपने गांव में रहती हैं और शादी उनकी ऐसी नहीं होती जैसे हम और आप या हमारे पूरे समाज में जैसे शादियां होती, वैसी शादी परंपरा नहीं है उनके यहाँ। उसको बोलते हैं सर ढकने का एक परंपरा होती है। और वो भी अगर उन्होंने आपको पसंद कर लिया, आपने उनको पसंद कर लिया, तो फिर वो शादी हो जाती है। और शादी के बाद वो अपने घर में ही रहती हैं, वो अपने पति के घर नहीं जाती, जो अमूमन हम लोगों में होता है। शादी बारात लेके जाते हैं, बहू को लेके आ जाते हैं। नहीं, आप तो शादी हो गई, आपको मैं अपने घर में हूँ, अपना डांस नहीं छोड़ूंगी और आपको जो भी काम करना है करें, ये आपका घर है, आप जब मर्जी तब आ जाएं। ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा होती कि नहीं आपको रहना ही है। लेकिन हम अपना प्रोफेशन नृत्य नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चे होते हैं, आप उनको नाम दीजिए। तो ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही है हमारे यहाँ गाँव में उस समय, अब तो शहरों पे भी सारी चीज़ें होने लगा है राई, और लोग अब तो घर परिवार में भी ऐसे कराते हैं कई जगह। राई की जो टीम होती है, जो मृदंगिया होता है, जैसे हमारे यहाँ के मृदंगिया राम सहाय पांडे जी, बुंदेलखंड के कमाल, मतलब अभी मुझे लगता है 80-85 साल की उम्र है, और अगर सोबत जमी है और वो आ गए तो भाई साहब 20-25 साल के लड़के की तरह नाचना शुरू करेंगे मृदंग बांध के। बुंदेलखंड में राई पे वापस आते हैं, उसके पहले चूंकि कुछ याद आ गया, भूल ना जाऊं। बुंदेलखंड के 5 महारथी जिन्होंने कल्चर को रिच किया है, इस बुंदेलखंड के कल्चर को पूरे देश में फैलाया। श्री विष्णु पाठक जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने बधाई लोक नृत्य को जन्म दिया, उनको नमन है। चूरमन यादव जी, बरेदी लोक नृत्य जो दीपावली के समय किया जाता है, बेसिकली कृष्ण का रूप रख के सारे ग्वाल जाति द्वारा किया जाता है, ये यादव जाति द्वारा। तो वो ग्वाले कृष्ण का रूप रख के दीपावली के समय वो शुरू होता है और 11 के पूजन तक चलता है, 10-12 दिन लगातार। जहाँ जहाँ गाय लोग रखते हैं अपने घरों में, वहाँ जाते हैं, उनका टीका होता है, उनको एक कृष्ण का रूप माना जाता है। तो इस तरीके की परंपराएं हैं। मोनिया हैं, वो भी उसी समय का है। मोनिया के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, करीबन 16-17 घंटे की शूटिंग हमारे पास रखी हुई है, अभी हम उसको एडिट नहीं कर पा रहे। वो एक अलग परंपरा है, मोनियों की गांव-गांव में होती है, जो
दीपावली के दूसरे दिन एक मौन व्रत रखते हैं। ये इन पे सब पे फिल्म्स बनाई जा सकती, इसलिए बात कर रहा हूँ, ये निरर्थक बात नहीं हो रही। चूँकि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की बात चल रही है, इसलिए बुंदेलखंड की चीज़ों की बात होना भी बहुत